हेलो बच्चों, आज हम पार्टनरशिप का मेरिट्स और उसकी लिमिटेशंस हम आज करेंगे। यानी कि पार्टनरशिप का हम मूल्यांकन करेंगे कि पार्टनरशिप जो है उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, उसकी क्या बुराइयाँ हैं। ठीक है, तो पहले हम मेरिट्स की तरफ देखते हैं। तो मेरिट्स क्या है? नंबर 1 कह रहा है ईजी फॉर्मेशन, यानी कि स्थापना में सुगमता। बिल्कुल सही। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकल स्वामित्व वाला बिजनेस भी आसानी से स्थापित किया जा सकता है, वैसे पार्टनरशिप के लिए भी कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पार्टनरशिप एक्ट ज़रूर बना है 1932, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि पार्टनरशिप को उसमें रजिस्टर करवाया जाए। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप ओरल भी हो सकती है, राइट। तो अगर करवाते भी हैं तो बहुत थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ इसमें नहीं है, इसलिए इसकी स्थापना में सुगमता है। इसको स्थापित करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है बैलेंस डिसीजन, यानी कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें संतुलन होता है। कि कैसे? क्योंकि देखिए, असंतुलित जो निर्णय वो कैसा होगा अगर एक ही व्यक्ति सारे निर्णय ले रहा है, क्योंकि उसे सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है कि वो गलत निर्णय ले। लेकिन पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं और सबका अपना अपना नज़रिया होता है, तो वो कोई भी डिफरेंट क्वालिटीज़ वाले सभी होते हैं। तो अगर किसी डिसीजन को लेकर किसी एक को डाउट है तो जो सेकंड पार्टनर है वो उस डाउट को क्लियर कर देता है। ठीक है, और आपस में कंसल्ट करके पार्टनर्स जो हैं वो एक अच्छे डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे पार्टनरशिप में जो निर्णय है वो काफ़ी अच्छा लिया जाता है, बैलेंस लिया जाता है। थर्ड इज़ मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बिल्कुल, देखिए, जो एकल स्वामित्व वाला बिजनेस है उसमें तो एक ही व्यक्ति है, उसकी पूंजी भी सीमित है। ठीक है, वो लोन लेने जाता है, हमने पढ़ा कि लोन लेने जाएगा तो उसकी तो पूंजी सीमित है, वो कैसे लोन ले पाएगा। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में क्योंकि पार्टनर्स एक से ज़्यादा हैं, बैंकिंग में हमारे पास 10 है मैक्सिमम और नॉन बैंकिंग में हमारे पास 50 हैं, है ना। तो पार्टनर्स जो हैं वो अपने बिजनेस को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो और पूंजी आपस में मिलकर लगा सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज यहाँ पर हम और इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी मेरिट्स है वो है डिवीजन ऑफ रिस्क। आप देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही था मालिक, है ना, लॉस हुआ तो वो उसी को झेलना पड़ रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं और अगर लॉस होता है, रिस्क आता है, तो वो सारे पार्टनर्स उस रिस्क को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। फिफ्थ इज़ योर सीक्रेसी, यानी कि आपका जो भी सीक्रेट्स हैं वो बने रहते हैं, है ना। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में भी आपके सीक्रेट्स बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने जो अकाउंट्स हैं वो कहीं किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं, कहीं आपको पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कंपनीज़ में होता है, कंपनीज़ में तो आपको जो रजिस्ट्रार है, जहां आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, वहां आपको अपने अकाउंट्स दिखाने पड़ते हैं, लोगों को अपने अकाउंट्स दिखाने पड़ते हैं, अपनी वेबसाइट पे शो करने पड़ते हैं, है ना। लेकिन ये हालात यहाँ पर नहीं है। पार्टनरशिप में भी आपको अपने अकाउंट्स किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपकी जो सीक्रेसी है वो आपकी बनी रहती है। ठीक है, चलिए बातें हम इसकी कमियों की तरफ। कमियां, जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ कमियां भी हैं। तो कमियां क्या हैं पार्टनरशिप की, ये हम देख लेते हैं। कमियों में बोल रहा है, पहला है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी है दायित्व। दायित्व कैसा है? असीमित है। दायित्व का मतलब क्या होता है? कल को अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है तो हम देखेंगे भाई कितना किसको पे करना है। ठीक है, अगर पेमेंट करते पैसा ख़त्म हो गया, पार्टनरशिप में पैसा रहा ही नहीं, तो क्या होगा? आपका दायित्व अगर असीमित है तो आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेची जाएगी और उससे पेमेंट्स फिर पूरी की जाएंगी। ये इसको बोलते हैं हम असीमित दायित्व। तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स का दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। ये एक नुकसान की बात है कि अगर पार्टनरशिप में नुकसान हो जाता है, पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है और ऐसे में अगर पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं बचता है पार्टनरशिप फर्म के पास, तो पार्टनर्स की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल आउट करनी पड़ जाती है। ठीक है, सेकेंड है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखिए, ऐसा कोई बिजनेस है जो कि लगातार बढ़ रहा है ना, हम उसमें लगातार उसमें डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, कुछ हम उसके साइज़ को बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें डे बाय डे और नए रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बट पार्टनरशिप में थोड़ी लिमिटेशन है कि हम सिर्फ बैंकिंग में 10 और नॉन बैंकिंग में 50 लोग इकट्ठे कर सकते हैं। हम बहुत बड़ा बिजनेस हम इससे नहीं कर सकते। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन है कि रिसोर्सेज हमारे एक टाइम पर आकर
कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो पार्टनर्स शामिल करने की जो लिमिटेशन है वो वहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं रहती कि हम लोन ले सकें, राइट। और ना ही जो पार्टनर्स हैं वो भी इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि उनके पास इतनी कैपिटल हो कि वो बार बार अपना पैसा बिजनेस में लगाते रहें। थर्ड इज़ लैक ऑफ हार्मनी। देखिए भाईचारे की कमी, क्योंकि देखिए जितने लोग होते हैं उतने ओपिनियन, उतने विचार, झगड़ा हो सकता है आपस में ओपिनियंस को लेकर। हो सकता है कि मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ, सेकंड पार्टनर कुछ और करना चाह रहा हो। तो अगर बीच में उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपस में उनका विश्वास नहीं होगा, कोऑपरेट नहीं करेंगे वो, तो फिर क्या होगा, दो उनके जो विचार हैं उनमें अलगाव आएगा, डिफरेंसेस आएंगे, जिससे कि आपकी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, आपका बिजनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो लैक ऑफ हार्मनी, भाईचारा, आपस में जो समझ है उसमें कमी नज़र आती है पार्टनरशिप्स में, लोगों के बीच में। देन लैक ऑफ कंटिन्यूटी, बिल्कुल ठीक। अब देखिए पार्टनरशिप भी बहुत अनसर्टेन है, आपका एकल स्वामित्व की तरह ही। एकल स्वामित्व में जो एकल स्वामी है उसे कुछ हो जाता है या वो कहीं चला जाता है, ऑब्वियसली उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि दुकान नहीं खुली तो बिजनेस भी ख़त्म हो जाता है। सिमिलर वे पार्टनरशिप का भी है। पार्टनरशिप में मान लीजिए दो लोग पार्टनर्स हैं, एक की डेथ हो जाती है तो एक से तो पार्टनरशिप नहीं चलती, मिनिमम 2 चाहिए पार्टनरशिप में। चलिए पार्टनरशिप ख़त्म हो गई। अब देखिए पार्टनरशिप में एक ऑप्शन ये है कि पार्टनर जो है वो पहले नोटिस दे सकता है। मान लीजिए दोनों पार्टनर्स में बन नहीं रही है ना, तो एक पार्टनर नोटिस दे देगा कि भैया मैं तेरे साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहता हूँ, मुझे पार्टनरशिप छोड़नी है, वो छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपस में अगर उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ऐसे में कोई भी पार्टनरशिप छोड़ के जा सकता है, और जहां संख्या 2 से 1 हो गई किसी भी कारणवश, वहां आपका बिजनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। द लास्ट इज लैक ऑफ पब्लिक फेथ। देखिए पब्लिक फेथ कैसे बनता है? पब्लिक फेथ बनता है जब आप अपने अकाउंट्स, अपने प्रॉफिट्स, अपने लॉसेस, अपनी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है बिजनेस की, वो उसे बिल्कुल सही सही बताएं। ठीक है, और सही सही आप कैसे बताते हैं? आप उसको पब्लिक के सामने पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो पब्लिक के सामने जब आप पब्लिश करते हैं तो लोगों को मालूम चलता है कि आपके प्रॉफिट्स कितने, आपके लॉसेस कितने। पार्टनरशिप की कंडीशन में ऐसा हम कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे कि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है, वहाँ पे हम अपने अकाउंट्स को डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, पब्लिक के सामने नहीं रखते हैं, है ना, किसी को दिखाते नहीं हैं। तो ये हमारी एक कमी है कि जब पब्लिक के सामने हमारी एग्जैक्ट प्रॉफिट्स की या लॉसेस की फिगर नहीं जाती हैं तो लोगों को भी पार्टनरशिप पे विश्वास नहीं होता है, और जो हमारे क्रेडिटर्स हैं यानी कि जिनसे हमने उधार लेना है कुछ भी, वो भी पार्टनरशिप बिजनेसेस को उनकी इकोनॉमिक कंडीशन एक्चुअल में उनके सामने नहीं आती तो वो भी उन्हें कुछ भी उधार देने से थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि मेरिट्स और डिमेरिट्स को पढ़ने के बाद यही समझ में आता है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फर्म जो फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ये सबसे बेस्ट किस प्रकार के बिजनेस के लिए है? ये मीडियम साइज़ के जो बिजनेसेस हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा है, और जहाँ पर पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे, ऐसे बिजनेसेस के लिए ये फॉर्म सबसे अच्छी है। चलिए बच्चों, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो पार्टनरशिप का है वो हम स्टार्ट करते हैं। वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेड। सोल ट्रेड यानी कि एकल स्वामित्व, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इन दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में हम जानते हैं। पहले अंतर का आधार है नंबर ऑफ़ मेंबर्स, कि दोनों में कितने कितने मेंबर्स होते हैं। तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 ने मैक्सिमम लिमिट 100 रखी है। ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स की जो नंबर है उसे वो लिमिट कर सकती है। तो उन्होंने 50 रखा है, 50 से वो 100 के बीच में कितना भी वो रख सकते हैं। ठीक है, तो एट प्रेजेंट मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। सोल ट्रेड में ऐसा कुछ नहीं है। जो सोल ट्रेडर है, जो दुकान का मालिक है, वही अकेला ओनर होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट इज़ एग्रीमेंट। देखिए पार्टनरशिप जो है वो उसमें एग्रीमेंट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में, राइट। लेकिन वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अगर वो एग्रीमेंट रिटन होता है, लिखित रूप में होता है, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी संलेख। ठीक है, रिटन में साझेदारी संलेख होने का क्या फ़ायदा है? कल को अगर पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो जाता है तो पार्टनरशिप डीड में जो शर्तें उन्होंने जिसमें सहमति की थी,
है ना, उन शर्तों के आधार पे वो अपने झगड़े को निपटा सकते हैं। ठीक है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, अपना जो पार्टनरशिप है उसको रिटर्न नहीं रखा है, उस आपने सिर्फ ओरली ज़ुबान से बोला कि चलो पार्टनर्स बन के बिजनेस करते हैं, जो प्रॉफिट होगा उसको हम इस रेशो में बांट लेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। कल को झगड़ा होता है तो आप जो है वो उस झगड़े का निपटारा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, रिटर्न में कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, ऐसे एग्रीमेंट की ज़रूरत सोल ट्रेड में नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे अकेला ही मालिक क्या है ना, सारा प्रॉफिट उसी को जाना है, सब डिसीजन उसी को लेने हैं, वन मैन शो है वहाँ पर। एक्ट की बात आती है तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट है 1932, ठीक है, जो कि पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन सोल ट्रेड के लिए ऐसा कोई भी एक्ट नहीं बनाया गया है। रही बात रजिस्ट्रेशन की, ऑब्वियसली पार्टनरशिप के लिए एक्ट है, लेकिन पार्टनरशिप का फर्म का रजिस्टर करवाया जाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर उसे रजिस्टर करवाते हैं तो ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद रहता है। ठीक है, सोल ट्रेड में ऐसा कोई क्वेश्चन रेज नहीं है, क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। देन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, ऑब्वियसली पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनर्स होंगे, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। बैंकिंग पार्टनरशिप फर्म मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। जितने पार्टनर्स हैं उन सब के बीच में एज़ पर देयर एग्रीमेंट, जो उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा है उसके अनुसार प्रॉफिट एंड लॉसेस को बांटा जाता है। और अगर एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं है, ऐसे में पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है और उसके अनुसार आपके प्रॉफिट्स बराबर बराबर बांटे जाते हैं। ठीक है, सोल ट्रेड में ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आना है, फ़ायदा है, नुकसान है, सब उस दुकान के मालिक का है। ठीक है, मैनेजमेंट यहाँ पर क्या होता है पार्टनरशिप में, या तो सारे पार्टनर्स मैनेज करते हैं बिजनेस को, या फिर सब पार्टनर्स की तरफ से चुना गया एक पार्टनर बिजनेस को मैनेज करता है। ठीक है, अब सोल ट्रेड में क्या है, वहाँ पे तो सारा बर्डन मैनेजमेंट किसके ऊपर है, वो उसी अकेले दुकानदार के ऊपर है। ठीक है, कैपिटल, जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब पूंजी लगाते हैं। ठीक है, जिससे कि पार्टनरशिप फर्म के पास जो वित्तीय स्रोत हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो अच्छी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं और बढ़ा भी सकते हैं उनको वो। लेकिन जहाँ तक सोल ट्रेड की बात है, अमाउंट ऑफ कैपिटल लिमिटेड होता है, क्योंकि सिर्फ जो सिंगल मालिक है दुकान का वही सिर्फ अपनी पूंजी लगाता है। अब बात आती है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि अपने हिस्से को किसी दूसरे को बेच देना, या फिर बिज़नेस को छोड़ के चले जाना, या किसी को बिज़नेस में शामिल कर लेना। ठीक है, अब ऐसे में देखिए पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब तक कि बाकी सारे पार्टनर सहमत ना हो, यानी कि वो अपने हिस्से के प्रॉफिट को दूसरे को नहीं दे सकता है जब तक कि सारे पार्टनर सहमत ना हो। हम कब देते हैं दूसरे को अपने प्रॉफिट का हिस्सा, जब कोई नया पार्टनर हम अपने पार्टनरशिप में शामिल करते हैं, है ना। तो जब सारे पार्टनर सहमत होंगे तभी आप अपना जो हिस्सा है दूसरे को दे सकते हैं। कहाँ पर, पार्टनरशिप में। सोल ट्रेड में ऐसा कुछ नहीं है, आपको आज अपना बिजनेस पसंद नहीं है, आप बेच दीजिए, किसी दूसरे को दे दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा डिफरेंसेस हैं बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेड। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो प्रकार के पार्टनर्स होते हैं, साझेदार होते हैं। एक होते हैं फुल फ्लेज का मतलब होता है जिसका पूरा इंटरेस्ट होता है पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, वो पैसा भी लगाता है, प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी इंजॉय करता है। ठीक है, और मैनेजमेंट भी देखता है, मैनेज भी करता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो दे आर नॉट फुल फ्लेज, वो पूरी तरीके से बिजनेस के साथ अटैच्ड नहीं होते, यानी कि ना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कहते हैं कुछ। ठीक है, ना वो उनको शेयर मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन फिर भी उनका एक स्पेशल मोटिव होता है जिसकी वजह से वो उस बिजनेस के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स दो प्रकार के हैं, एक फुल फ्लेज्ड हैं यानी कि जो पूर्ण रूप से पार्टनर हैं, और एक नॉट फुल फ्लेज्ड यानी कि जो पूर्ण रूप से पार्टनर नहीं हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे जो आपके फुल फ्लेज पार्टनर है, यानी कि जिन्होंने पार्टनरशिप में पैसा भी लगाया। ठीक है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस के हकदार भी हैं, वो शेयर लेते हैं और वो पार्टनरशिप को मैनेज भी करते हैं। तो फुल फ्लेज पार्टनर्स में सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो आती है एक्टिव पार्टनर्स की। ठीक है, जो आपके सक्रिय साझेदार हैं। ठीक है, सक्रिय से आप समझ रहे हैं, बहुत एक्टिव पार्टनर्स हैं। ठीक है, वो पैसा भी लगा रहे हैं, प्रॉफिट्स भी शेयर कर रहे हैं और बिज़नेस को मैनेज करने के लिए भी पूरी हेल्प कर रहे हैं। फुल उनका पार्टिसिपेशन है इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उनकी लाइबिलिटीज़ भी अनलिमिटेड हैं, राइट। और ये पार्टनर्स कैसे हैं,
जितने भी पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, दे एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द फर्म, वो फर्म के लिए काम करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी काम एजेंट करेगा, जितनी भी डील्स करेगा, किसी के साथ भी अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया एज एन एजेंट, एज अ पार्टनर, ठीक है, तो आप उसके लिए लायबल होंगे, ठीक है, कि आप एजेंट हैं उस पर्टिकुलर फर्म के। और ऐसे पार्टनर्स को हम, जो एक्टिव पार्टनर्स हैं, इन्हें हम जर्नल या ऑर्डिनरी पार्टनर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, है ना, सुप्त, सोए हुए हैं ये, है ना। ये कैसे पार्टनर्स हैं? ये पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस में शेयर भी लेते हैं, इनकी लायबिलिटीज़ भी अनलिमिटेड हैं जैसी होती हैं पार्टनर्स की। बस सोए क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट में कोई अपना योगदान नहीं देना है, बिजनेस को मैनेज ये नहीं करेंगे, ठीक है, ये नहीं करना चाहते बिजनेस को मैनेज, इसलिए ये सोए रहते हैं, ठीक है, ओके। और थर्ड है आपके सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कैसा होता है कि पब्लिक को पता नहीं होता कि ये इनका पार्टनर है, लेकिन फिर भी वो पार्टनर होता है, वो पैसा लगाता है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉसेस में हिस्सा भी लेता है और मैनेजमेंट में भी पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन पब्लिक को, जनता को मालूम नहीं होता कि ये इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, तो वो होता है सीक्रेट पार्टनर। तो इस लिहाज से आपके जो फुल फ्लेज पार्टनर्स हैं वो आपके 3 प्रकार के हो गए। नंबर 1 एक्टिव पार्टनर्स, नंबर 2 स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर एंड नंबर 3 योर सीक्रेट पार्टनर्स। अब हम चलते हैं नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। ये वो पार्टनर्स हैं जो किसी मोटिव के चलते, किसी अपनी पर्सनल इच्छा के चलते पार्टनरशिप के साथ जुड़े हुए हैं ये, ठीक है, ना तो ये पैसा लगाते हैं, ना ये प्रॉफिट एंड लॉसेस में अपना हिस्सा मांगते हैं, ठीक है। तो ऐसे पार्टनर्स का जो पहला टाइप है वो है आपका नॉमिनल पार्टनर्स। अब ये पार्टनर्स नॉमिनल पार्टनर्स है, नाम मात्र के है ना, पार्टनर्स नहीं है ये, बस नाम है इनका जुड़ा हुआ हमारे पार्टनरशिप फर्म के साथ, इन्होंने पैसा नहीं लगाया, ये प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, ठीक है, और इनकी लायबिलिटीज़ भी अनलिमिटेड नहीं है, फिर भी ये हमारे पार्टनर है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल गुडविल, उनकी गुडविल है, उनका नाम है ना, तो उनके नाम की वजह से हमने उन्हें अपना पार्टनर बना के रखा है ताकि हम उनके नाम का यूज़ कर सकें अपनी पार्टनरशिप फर्म में, ताकि हमारी पार्टनरशिप फर्म का भी नाम हो, ठीक है। तो एक तो ये रीज़न है, और क्या रीज़न है कि हम क्यों ऐसे पार्टनर्स को अपने इसमें शामिल करते हैं? वो रीज़न है उनकी स्पेशल अटैचमेंट विद द फर्म, है ना। जैसे कि आपने देखा जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस होते हैं उसमें भी क्या है, उसमें तो मेन जो हेड होता है वो करता होता है, ठीक है, लेकिन वैसे ही अगर आप पार्टनरशिप फर्म्स में देखें तो जो फादर होगा, मान लीजिए 2 भाई पार्टनर्स हैं, जो उनका फादर होगा वो चाहे पार्टनर नहीं होगा उनकी पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन फिर भी वो उनका पार्टनर कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसका अपने बच्चों के बिजनेस को चलाने के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट नॉमिनल पार्टनर, यानी कि नाम मात्र के पार्टनर्स, इनका कुछ ना कुछ पर्सनल अटैचमेंट या और कुछ मोटिव हो सकता है, लेकिन ये पार्टनर्स की जो बेनिफिट्स हैं उनको ये इंजॉय नहीं करते हैं, सिर्फ ये पार्टनर बने रहते हैं। और अगर कोई बाहर कोई और पर्सन इनसे क्वेश्चन करता है बिजनेस के बारे में, ठीक है, तो ये एक्टिवली उन्हें आंसर बैक भी करते हैं। सेकेंड है पार्टनर बाय स्टॉपल होल्डिंग आउट। अब हुआ क्या, देखिए ये कैसा पार्टनर है। कह रहे हैं कि अ पर्सन हु हैज़ नो पार्टनरशिप इन द फर्म, एक ऐसा इंसान जिसका पार्टनरशिप फर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, ठीक है, वो पार्टनर नहीं है, लेकिन उसके शब्द ऐसे हैं या फिर उसने ऐसे हाव भाव दिखाए हैं जो कि एक पार्टनर के होते हैं, ठीक है। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग आउट दैट, और ये बहुत ज़रूरी है बताना कि इफ़ एनी पार्टी प्रोवाइड्स अ लोन टू द फर्म, कि अगर कोई दूसरी पार्टी हमारी फर्म को लोन देती है बिकॉज ऑफ हिज सच कंडक्ट, क्योंकि उस इंसान ने जो है इस प्रकार से बोला हमारी फर्म के बारे में कि लोन देने वाली पार्टी को विश्वास हो गया, ठीक है। तो ऐसे में वो जो व्यक्ति जो हमारे बिहाफ पे बोल रहा था, जिसके बोलने पर दूसरी पार्टी हमें लोन देने के लिए तैयार हो गई है, देन दैट पर्सन, वो जो पार्टनर बन के बोल रहा था, हालांकि पार्टनर नहीं था वो, ही विल बी लायबल टू डिस्चार्ज डेट इन द सेम मैनर
ठीक है। तो यानी कि अगर देनदारी पड़ती है, अगर पैसे पे करने पड़ते हैं, कल को लॉस होता है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, जो उसकी वजह से हुआ है, तो उसे जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी, उसे जो उधार है वो देना पड़ेगा, ठीक है। एज अदर पार्टनर विल बी, जैसे बाकी पार्टनर्स लायबल होंगे वैसे ही इसे भी देना पड़ेगा। लेटर ऑन सच अ पार्टनर कैन नॉट डिनाई द ट्रुथ ऑफ हिज नॉट बीइंग अ पार्टनर, और क्योंकि बाद में वो ये मना नहीं कर सकता कि नहीं जी मैं तो पार्टनर नहीं था, मैं तो ऐसे बीच में बैठा हुआ था, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हम कोई मीटिंग कर रहे हैं, मैं और मेरी फ्रेंड पार्टनर हैं, एक थर्ड पर्सन से हम लोन लेने वाले हैं और हमारी मीटिंग चल रही है, एक मेरी कोई तीसरी फ्रेंड आके बैठ जाती है वहाँ पर, ठीक है, और वो हमारी पार्टनरशिप फर्म के बारे में बड़ा चढ़ा के बोलने लग जाती है, और उसकी बातों को सुन के जो लोन देने वाली कंपनी है वो हमें लोन देने के लिए रेडी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसको क्या लगा कि ये जो थर्ड लड़की आई है ये भी इनकी पार्टनर ही है, हालांकि वो हमारी पार्टनर नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे में अगर वो लोन देने वाली कंपनी कहती है कि जी मैंने इनके कहने पर, इनको आपका पार्टनर समझ के मैंने ये लोन दिया है, तो जैसे कल को अगर नुकसान होता है, जैसे हम दो पार्टनर्स लायबल होंगे उस लोन को वापस करने में, वैसे वो तीसरी जो पार्टनर बनकर बैठ गई थी, हालांकि पार्टनर नहीं थी, वो भी लायबल होगी उस उधार को वापस रीपे करने में। उस वक्त फिर वो मना नहीं कर सकती कि मैं इनकी पार्टनर नहीं थी। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड जैसा नाम बता रहा है, यानी कि ऐसे पार्टनर की लायबिलिटी भी लिमिटेड होगी। कहाँ तक लिमिटेड होगी लायबिलिटी? जितना उसने पैसा पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। कल को अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस होता है तो ऐसी लिमिटेड पार्टनर जो होगी वो कितना पैसा पे करेगी? जितना उसने पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहा है, बस वो उतना ही पैसा बिजनेस को देगी। इसके अलावा उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको बेचा नहीं जाएगा। तो ये लिमिटेड पार्टनर हो गए। अब इसके राइट्स क्या हैं? देखिए, ही हैज़ नो राइट टू टेक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म को चलाने में उसको कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक है। और इस प्रकार की जो पार्टनरशिप होती है जहाँ पर लिमिटेड पार्टनर होता है, वहाँ पर कम से कम एक पार्टनर अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला भी होना चाहिए, क्योंकि अगर कल को लॉसेस होते हैं तो ऐसा कोई पार्टनर हो जो कि सारे लॉसेस को बियर कर सके, उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़े तो वो उसे बेचा जा सके। नेक्स्ट है हमारा माइनर पार्टनर। माइनर कौन होता है? 18 ईयर्स बिलो, ठीक है। बोला जा रहा है कि वो पर्सन जो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना, उसे पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो बिल्कुल 18 साल से नीचे के व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो उसे पार्टनर भी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इसके अलावा हमारी जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, वो ये अलाउ करती है कि आप एक माइनर को भी फर्म के प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर बना सकते हैं, ठीक है। कब? जब बाकी के पार्टनर अपनी सहमति दे दें कि हाँ जी बना लीजिए इसको पार्टनर, तो फिर आप एक माइनर यानी कि 18 साल से नीचे के व्यक्ति को भी अपना पार्टनर बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि फर्म के लॉसेस वो नहीं बांटेगा, यानी कि फर्म के लॉसेस के लिए उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, उससे पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और उसकी लायबिलिटी भी कैसी होगी? लिमिटेड होगी, ठीक है। यानी कि वो पैसा इन्वेस्ट तो करेगा, जितना पैसा वो इन्वेस्ट करेगा बस वहाँ तक ही उसके दायित्व होंगे, उसके दायित्व उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक नहीं जाएंगे। एंड लास्ट है इसमें पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। नाम देखिए, पार्टनर वो जो कि प्रॉफिट्स के लिए हैं, सिर्फ पार्टनर, ठीक है ना। तो ऐसे में बोला जा रहा है कि अब देखिए माइनर भी तो प्रॉफिट्स के लिए ही पार्टनर बना, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, सच अ पार्टनर इज डिफरेंट फ्रॉम द माइनर पार्टनर, ही ओनली शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। यहाँ पर जो माइनर है इसकी लायबिलिटी रख दी इन्होंने लिमिटेड, समझ गए। प्रॉफिट शेयर करो, लॉस शेयर नहीं करने हैं आपने, और लायबिलिटी कैसे रख दी? लिमिटेड, है ना। जितना आपने इन्वेस्ट किया बस उतनी लायबिलिटी है आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई टच नहीं करेगा। लेकिन पार्टनर्स इन प्रॉफिट जो है उसको प्रॉफिट के लिए ही शामिल किया गया कि आप प्रॉफिट ही शेयर करेंगे, लॉसेस आप शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आपकी लायबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड, बाकी पार्टनर्स की तरह ही, ठीक है। और साथ में ऐसे पार्टनर्स को हक नहीं है फर्म के एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा लेने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फुल फ्लेज एंड नॉट फुल फ्लेज, यानी कि जो पूर्ण रूप से पार्टनर है और जो पूर्ण रूप से पार्टनर नहीं है, उनके प्रकार यहाँ पर ख़त्म होते हैं।